नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा काइनेटिक एनर्जी का। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, जो बॉडी में मोशन के द्वारा जो एनर्जी आती है, द एनर्जी विच इज बीइंग पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मतलब एक ब्लॉक है मित्रों या एक साइकिल है, अगर वो मूव कर रही है तो उसके पास मोशन है, तो जो मोशन के कारण इसके पास एनर्जी एक्वायर्ड होती है या पॉजेस्ड होती है, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। यस दोस्तों, एग्जांपल्स हैं इसके कुछ। फ्लोइंग वाटर प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी विच इज लाइक एग्जैक्टली एक बहता हुआ पानी बच्चों क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मूविंग व्हीकल प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी, एक कार या एक बाइक या एक ट्रक मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मूविंग एयर प्रोड्यूसेस सम काइनेटिक एनर्जी, जो एयर मूव करती है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। द हैमर possesses काइनेटिक एनर्जी विच इज यूज्ड टू ड्राइव द नेल। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर एक हथौड़े को एक नेल पे मारते हैं आप तो उसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सिंपल सी बात है, द एनर्जी विच इज possessed बाय द बॉडी ड्यू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। चलिए दोस्तों, कुछ आगे एक्सप्रेशन के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होती है। हम सभी को पता है अच्छे से कि एक्सप्रेशन, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर m is mass, u is initial velocity। हम लोग सपोज करके चल रहे हैं कि u बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, f जो हमने ब्लॉक पे, ये ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, इस पे फोर्स लगाया है। फोर्स लगाने से जो a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो a हुआ है, और फोर्स लगाने के बाद बॉडी के पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है उस डिस्प्लेसमेंट को हमने लिख दिया, इस फिगर में आप देख सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली आवर डिस्प्लेसमेंट s। यस दोस्तों, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां पे s है, एग्जैक्टली v है। यहां पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी 0 से स्टार्ट की गई, तो फोर्स लगाने के बाद मित्रों उसके पास, बॉडी के पास कुछ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो v इज द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। जी हां दोस्तों, तो हम डिराइव करेंगे कैसे, हमको पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की हम लोगों को 0 से स्टार्ट करी, मतलब हमने बॉडी को रेस्ट से मूव कराना स्टार्ट किया है। अगर हमने बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट कराना मूव किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2as। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन में, जी हाँ बच्चों, v स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगी, v स्क्वायर अपॉन में 2a इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हमने निकाल ली बाय, बच्चों जब हम फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी दोस्तों, जब हमने उसके ऊपर कुछ बल लगाया, कुछ फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर बाद s डिस्प्लेसमेंट के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो गई v। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज v स्क्वायर अपॉन में 2a, दैट यू हैव सीन। यस, ये आप देख सकते हैं। और जो हम वर्क डन करेंगे वही बॉडी के पास, जी हां बच्चों, जो हम वर्क डन करेंगे वही बॉडी के पास एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट आपने अभी निकाला v स्क्वायर अपॉन में 2a, a से a आपका हो गया चमचम। तो इक्वेशन क्या बन गई, mv स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहां पे अगर हाफ आप कॉमन लोगे तो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, वर्क डन आपका हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो वर्क डन अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यस बच्चों, जो वर्क डन होगा बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो ये बेसिक सा फंडा था जो मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को हम दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा, देखिए ध्यान से, हाफ mv स्क्वायर एक वैल्यू है। अब वेलोसिटी यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग जब किसी वेक्टर का स्क्वायर लिखते हैं मित्रों, तो उसका डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो हम लोग उसको v डॉट v लिखेंगे। तो m v डॉट v विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जनरली नहीं यूज किया जाता है ये रिजल्ट, बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है मित्रों, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। सर कैसे करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब रेफरेंस के हिसाब से मित्रों हमारी बॉडी की वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। यस, वेलोसिटी जो बॉडी की है वो चेंज हो जाती है। तो अगर वेलोसिटी मित्रों चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो बॉडीज है, दोनों के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी अलग अलग होगी, उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, तो दोनों के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड ऑब्वियसली अलग अलग होगी। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारी काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन। अब ये वर्क डन से आप कंफ्यूज मत हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज है।
इसके ऊपर आगे लेक्चर्स में हम अच्छे से चर्चा करेंगे जब हम और अच्छे से इन डेप्थ वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ेंगे। आप ध्यान रख लो, ये कंसेप्ट क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब सर ये ऑल फोर्सेस कौन कौन सी है मित्रों, हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है, कंजर्वेटिव नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहां पे सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली और उसके ऊपर एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस में क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, शूडो फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ऑब्वियसली बोथ आर सेम, नॉर्मल रिएक्शन और दुनिया भर की फोर्सेस। सभी फोर्सेस का वर्क डन का सम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन टोटल बाय ऑल द फोर्सेस कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या डेल्टा ई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये होता है मित्रों, हम सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये कहां से आता है वो भी मैं आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी के को हमने E से रिप्रेजेंट किया है और E का फॉर्मूला सर हमारे यहां होता है हाफ mv स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं, हम मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसको मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम, ऊपर आपका हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2m। यस दोस्तों, m इंटू वी होता है मोमेंटम, तो हम m इंटू वी को लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन में 2, तो E इज इक्वल टू आ गया आपका, क्या आ गया, p स्क्वायर बाई, यस दोस्तों, p स्क्वायर बाई 2m इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जी हाँ मित्रों, तो आई गेस आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मित्रों हमारा नेक्स्ट जो कंसर्न है वो बिल्कुल सेम इसी से लिंक्ड है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से कैसे आता है। देखिए, यस, पहले मैं बता दूं मित्रों, अगर हम P के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे तो 2m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P बराबर √2me हो जाएगा, वेर E इज काइनेटिक एनर्जी। ये आपको फॉर्मूला लिखा है, इसके ऊपर अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है कुछ ग्राफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ, मैं आपको ग्राफ को समझा देता हूं अच्छे से। पहले देखो, पहला ग्राफ है आपकी स्क्रीन पे। जी हाँ मित्रों, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी ग्राफ ओवर हियर ओनली। देखिए बच्चों, पहला ग्राफ है E और V स्क्वायर में। व्हाट इज E? E सर काइनेटिक एनर्जी है। यस, E का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। मित्रों अगर आप मास को कांस्टेंट लेके चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, मास को अगर कांस्टेंट लेके चलेंगे तो E इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। E इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, मतलब E का ग्राफ V के ऊपर स्क्वायर, मतलब ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब होता है एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2। अब ऐसे ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, हमेशा ध्यान रख लो, झुकता वही है जो कमजोर होता है। क्या मतलब है सर इसका? देखो, यहां पे E की पावर 1 है और V की पावर 2 है, मतलब E की पावर कमजोर है और V की पावर वीक है। जिसकी पावर वीक है उसकी तरफ झुक जाएगा, क्योंकि यहां पे झुकेगा कौन? जो कमजोर होता है। तो यहां पे E कमजोर है, इसलिए ग्राफ देखो बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, E की तरफ ग्राफ देखो, आप समझ पाएंगे E की तरफ हमारा ग्राफ झुक जाएगा। कई बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, तो सिंपल सा फंडा है, यहां पे मैंने E इज इक्वल टू वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट के लगेगा, तो E और V में E की पावर 1 V की पावर 2, तो कमजोर कौन है? E, तो झुकेगा कौन? E झुकेगा, तो ग्राफ हमारा E की तरफ इधर भी झुकेगा और इधर भी झुकेगा। मित्रों नेगेटिव V की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे तो भी E पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसका हम लोग क्या ले रहे हैं मित्रों? स्क्वायर ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है E और P स्क्वायर के बीच में। चलिए हम वो भी देख लेते हैं ग्राफ। यस, E और P स्क्वायर के बीच में हमने अभी जस्ट ग्राफ देखा है, अभी हमने रिलेशन देखा है, E इज इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर बाई 2m। मास अगर कांस्टेंट है तो E का ग्राफ भी कैसा हो जाएगा? P स्क्वायर। यहां भी कमजोर कौन है? E कमजोर है, और यहां पे मित्रों ये P है, ध्यान रखिएगा, दिस इज एग्जैक्टली नॉट V, दिस इज P, तो ये ग्राफ भी आपका ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ आपका कौन सा है? E और M का ग्राफ, अगर P कांस्टेंट है। मित्रों देखो, इसी रिलेशन से देख सकते हो, अगर आपका P कांस्टेंट ले लिया, इसको फिक्स कर दिया, तो E कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M के? तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, तो आपका ग्राफ कौन सा आ जाएगा? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। दिस ग्राफ विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्या है मित्रों? P और E का ग्राफ, सिंपल सी बात है मित्रों, हमने अभी पढ़ा था P इज इक्वल टू √2me होता है, तो P इज ऑब्वियसली P इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ E, तो
तो एक तरफ रूट ई ले लिया, एक तरफ पी ले लिया, तो इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रूट में रखा है ई को, इसको आप बिल्कुल ना भूलें। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने काइनेटिक एनर्जी के ऊपर पढ़े हैं। चलिए मित्रों, हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से। 2003 IEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट्स में से क्या कंडीशन सही होगी, क्या गलत होगी, वो सब चीज हम देखेंगे। मित्रों देखिए, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स आपको पढ़ना है। फिर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों? पहला स्टेटमेंट कह रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पार्टिकल जीरो होगा। कब होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल जीरो। मतलब दो कंडीशंस दे रखी हैं, एक में बोला है लीनियर मोमेंटम जीरो है नेट, और एक में बोला है नेट काइनेटिक एनर्जी। में ई से लिख रहा हूं, आप के ई से भी लिख सकते हैं, तो जीरो होगा। मित्रों देखो, ऐसा आप समझो कि मान लो एक बॉडी का मोमेंटम है +10 और एक बॉडी का मोमेंटम है -10। दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होंगी। अगर आप सिस्टम का मोमेंटम निकालेंगे तो जीरो आएगा, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पहले का P1 स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस P2 स्क्वायर अपॉन में 2m, तो ये माइनस वाला स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। मतलब मोमेंटम जीरो है तो जरूरी नहीं है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। मैंने एग्जांपल लिया, जैसे आपने मोमेंटम लिया +10 और दूसरे का मोमेंटम लिया आपने -10। नेट मोमेंटम कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, लेकिन मास तो बॉडी का कुछ ना कुछ होगा। हाँ सर, मोमेंटम P1 और P2 10 और -10 जब पुट करोगे तो वैल्यू ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। तो कंडीशन क्या? मतलब अगर पहला जीरो है तो जरूरी नहीं है दूसरा जीरो हो। तो यहां पे आप समझो। और लेकिन अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी जीरो ले ली तो मित्रों वहां पे जाहिर सी बात है मास इज कैन नॉट बी जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, तभी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका मास तो होगा ही होगा दोस्तों। तो सिंपल सी बात है। मैं पहला स्टेटमेंट अगर जीरो है तो जरूरी नहीं है दूसरा स्टेटमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बात यहां पे हुई। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है सॉरी, तो ये जरूरी है आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, और वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी जीरो होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होता है वो दूसरे को इंप्लाई नहीं कर रहा है। मतलब अगर पहला सही है तो जरूरी नहीं है दूसरा सही हो, लेकिन अगर दूसरा सही है मतलब काइनेटिक एनर्जी सही है, जीरो है, तो ये जरूरी है मोमेंटम जीरो होगा। आप देख लेते हैं, फर्स्ट वन इंप्लाइज टू, बिल्कुल नहीं, पहला दूसरे को इंप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि पहला जीरो होने के बावजूद दूसरा नॉन जीरो हो सकता है। यस, पहला डज नॉट इंप्लाई एंड नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दूसरा पहले को इंप्लाई करता है। अगर दूसरा जीरो है तो पहला जीरो होना ही पड़ेगा। फर्स्ट इंप्लाइज टू, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट डज नॉट इंप्लाई टू 2 एंड सेकेंड इंप्लाइज टू 1, बिल्कुल सही बात है। यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है मित्रों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से क्वेश्चन आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझेंगे इसको। यस, जी हाँ मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रनिंग मैन हैज हाफ काइनेटिक एनर्जी, जी हाँ बच्चों, दैट ऑफ बॉय ऑफ हाफ मास। मतलब एक मैन है, मैन का मास हम लोग कैपिटल एम मान लेते हैं और बच्चे का मास मान लेते हैं स्मॉल एम। यस, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द मैन एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बच्चा, एग्जैक्टली। एंड कैपिटल वी इज द मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन एंड स्मॉल वी इज द वेलोसिटी ऑफ बच्चा। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन ने क्या बोला कि मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय है। मतलब हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये कंडीशन गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एग्जैक्टली दिस वन। अब ये हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। द रनिंग मैन हैज अ हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ अ हाफ मास, एग्जैक्टली। यस, मास भी जो बॉय का है वो आधा है। मतलब मास जो है इस बच्चे का, जो स्मॉल एम है, वो कैपिटल एम डिवाइड बाय 2 है। तो इसकी वैल्यू हम कैपिटल एम डिवाइड बाय 2 पुट करते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बेसिक सी जानकारी है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो स्मॉल वी की वैल्यू, जी हाँ बच्चों, जब हम कैपिटल वी की वैल्यू जो दोनों तरफ रूट लेंगे तो स्मॉल वी बाई 2 आएगा, √4 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। एक कंडीशन हमारी ये बनके हो गई तैयार। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? द मैन स्पीड अप 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी।
पहले तो मैन की जो काइनेटिक एनर्जी थी मित्रों वो आधी थी, लेकिन जब मैन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी कितनी 1, मतलब मैन की स्पीड पहले v थी अभी v+1 हो गई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ कैपिटल 1 v+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब उसने 1 बढ़ा दी तो बच्चे की स्पीड के बराबर हो गई। अब बच्चे का मास स्मॉल m था इसलिए मैंने कैपिटल M डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब देखते हैं क्या ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। जी हाँ बच्चों, तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, v+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वेर स्मॉल v ये है और कैपिटल V आपका ये है। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, पूछा है कैपिटल V की वैल्यू, तो कैपिटल V की वैल्यू हमें पूछा है, तो कैपिटल स्मॉल v को हम रिप्लेस कर देंगे। यहां पे देखो स्मॉल v कितना आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल V। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू v स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मित्रों। जब दोनों तरफ रूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जब रूट करके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 - 1। मुझे उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। यस, कैलकुलेशन में क्या करना होगा मित्रों, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, दोनों तरफ रूट ले लेना है। तो दोनों तरफ रूट ले लूंगा तो v+1, ये देखिए इसका रूट लूंगा तो v+1 बचेगा और इसका वैल्यू लूंगा तो √v ये हो जाएगा √2v, क्योंकि 2 का रूट √2 हो जाएगा और v का v हो जाएगा। जी हाँ, अब क्या करना है, अब उसके बाद हमें सिंपल सी बात है, v को एक तरफ शिफ्ट करना है, इस वाले v को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √2v - v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 - 1। सिंपल, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग थी इसलिए मैंने आपको करके दिखा दी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन विच विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कहना चाहता है, अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 10 kg, एक बॉडी जिसका मास 10 kg है, एट रेस्ट एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस हैं, एक 4 न्यूटन एक 3 न्यूटन, राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब एक बॉडी है, मान लेते हैं एक ब्लॉक ले लिया हमने, यस, और उस पे हमने दो फोर्सेस अप्लाई करी हैं, एक 4 न्यूटन की और एक 3 न्यूटन की। कैसे कैसे हैं मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। एक हमने ले लिया लेट से इधर से लगा दिया ब्लॉक पे फोर्स, और दूसरा फोर्स हमने लगा दिया लेट से इधर से फोर्स। जी हाँ, तो हमने दो फोर्सेस ले लिए, एक हमने ले लिया 4 न्यूटन का और एक ले लिया हमने 3 न्यूटन का। 10 kg मास था, काइनेटिक एनर्जी पूछी है 10 सेकंड के बाद। मित्रों देखो, हमें काइनेटिक एनर्जी पूछा है, पहले तो हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। नेट फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 इज 25, मतलब फोर्स हमारी आ गई 5। फोर्स हमारी 5 आ गई, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होगी, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगी, वही वर्क डन होगी, वही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन में मास, फोर्स कितना है 5, मास कितना है 10, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। यस, तो डिस्टेंस कितनी होगी, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी मित्रों, तो इनिशियली बॉडी हमारी, या जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इनिशियली बॉडी हमारी रेस्ट पे थी, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u हमने 0 ले लिया, हाफ इंटू a कितना हो गया 1/2, टाइम कितना बोला है क्वेश्चन मित्रों, क्वेश्चन बोला है 10 सेकंड का टाइम, तो इंटू हो जाएगा 10 इंटू 10, सॉल्व करेंगे 25 मतलब 25 मीटर जाएगी वो बॉडी, 25 मीटर जाएगी। हमसे वर्क डन पूछा है या काइनेटिक एनर्जी पूछी है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा कितना है, फोर्स इज 5, डिस्प्लेसमेंट इज 25, 5 इंटू 25 इज 125 क्या जूल्स, 125 जूल विल बी आर एक्यूरेटली करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, if the momentum of the body is increased by 0.01%, मतलब मोमेंटम को हमने इंक्रीज कर दिया है 0.01%, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। मित्रों काइनेटिक एनर्जी में कितना बदलाव आएगा, चलो देखते हैं। मित्रों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी k का रिलेशन है, मतलब E लिख सकते हो या k लिख सकते हो, p²/2m। देखो जब भी चेंज, ये फॉर्मूला मैं बता दूं आपको जो बताने जा रहा हूं, 5% या उससे कम हो, तब के लिए एक्यूरेटली आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर आई बता रहा हूं मित्रों, देखो
आपको पता है कि यहां पे पी स्क्वायर है, यहां पे के है, तो के में परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू पावर जो होगी आगे मल्टीप्लाई कर दो इनटू पी में परसेंटेज चेंज। ये फॉर्मूला अपॉन में मास कांस्टेंट है ऑब्वियसली। तो मित्रों यहां पे ये फॉर्मूला जब एप्लीकेबल होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर देगा वो, मतलब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है वैसे ये। अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर जब देगा मित्रों जब ये परसेंटेज चेंज 5% या उससे कम होगी। जी हां मित्रों, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में हमने बोला है भैया कि क्वेश्चन में जो बदलाव आया है, जो मोमेंटम में चेंज आया है वो कितने परसेंट का आया है, वो 0.01% का आया है। तो कितना हो जाएगा, 0.02% चेंज विल बी देयर इन द काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 0.02, दैट इज बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड। यस, क्वेश्चन नंबर 22 इस चैप्टर से है, इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%। अब देखो यहां पे वो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा क्योंकि 5% चेंज से ज्यादा है 100%। यस, 100% इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया, पहले भैया मोमेंटम अगर P था तो उसमें 100% ऑफ P बढ़ गया। यस, नया P डैश में लिख दे रहा हूं, P डैश बढ़ के कितना हो गया, 100% ऑफ P। 100% ऑफ P का मतलब ट्वाइस ऑफ P हो गया, मतलब पहले P था अभी 2P हो गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। मित्रों किसी भी चीज की परसेंटेज चेंज या चेंज निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन में K इनिशियल इंटू 100। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। मित्रों हमारे पास K इनिशियल को K इनिशियल कह देते हैं, K फाइनल को K फाइनल KF कह देते हैं, P स्क्वायर अपॉन 2m था इनिशियल और 2p स्क्वायर अपॉन में 2m हो गया फाइनल। मैंने ऐसा क्यों लिखा है आपको बता देता हूं मित्रों, क्योंकि देखिए इनिशियल मोमेंटम P था, क्वेश्चन ने बोला है उसमें 100% का चेंज आ गया, मतलब फाइनल मोमेंटम आ गया 2p। मास सेम है तो इसलिए मास से मास मैंने कैंसिल कर दिया, रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं, भाई आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। चलिए, K initial upon K final, I am just doing it over here only, K initial upon K final is equal to, मित्रों इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा P स्क्वायर और 2P स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4P स्क्वायर, P स्क्वायर से P स्क्वायर चमचम हो गया 1/4, मतलब K फाइनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K इनिशियल। अब इस फॉर्मूले में जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। परसेंटेज चेंज इन K is equal to K final is how many times of 4 times of K initial minus K initial upon K initial into 100। तो K initial minus K initial, just a second, yes, K initial minus K initial हमारा क्या हो जाएगा, that will become 3K initial। तो 3K initial upon में K initial into 100, K इनिशियल से K इनिशियल कैंसिल हो जाएगा, 3 into 100 दैट इज 300%। तो कितना परसेंट चेंज आ गया हमारा मोमेंटम में, दैट इज 300%, दैट इज ऑप्शन विच विल बी करेक्ट, ऑप्शन आई गेस डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। मुझे उम्मीद है आपको ये आंसर भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद द मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम बॉडी का दे दिया है, द फोर्स ऑफ इतना न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर द 10 सेकेंड। यस, द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मित्रों हमसे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, फोर्स लगाया है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं कि इंपल्स जो होता है, एनएलएम में हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम एंड दैट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। एक सेकेंड, हाँ जी, P फाइनल माइनस P इनिशियल। मित्रों हमारे पास फोर्स कितना गिवन है 0.2, टाइम कितना गिवन है 10, मैंने F इंटू टी की वैल्यू यहां पुट कर दी। P फाइनल हमारे पास नहीं है, नहीं सर। P इनिशियल हमारे पास कितना है, इनिशियल मोमेंटम उसने दिया है 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये रहा। जी हाँ, तो हम जब पुट करेंगे तो P फाइनल की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बिकम 2 + 10 दैट इज 12 kg मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड है। जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो P फाइनल का होल स्क्वायर अपॉन में 2m
पी इनिशियल का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, दोनों का फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे ऐसे और ऐसे, पी स्क्वायर बाय 2m होता है फॉर्मूला। हाँ जी, 1/2m हमने कॉमन ले लिया, पी फाइनल का होल स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगी वैल्यूज पुट करने पे, 1/2m, m कितना है, मास आपका है 5, तो पुट करेंगे या 2 × 5, पी फाइनल, फाइनल इज 12 का स्क्वायर माइनस हाउ मच, 10 का स्क्वायर, इनिशियल है 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप इस कैलकुलेशन को, 12 का 144 माइनस 100, 44 डिवाइड बाय 10, दैट विल बिकम 4.4 जूल। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 4.4 जूल, दैट इज ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आई गेस लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 masses 1 ग्राम एंड 9 ग्राम ऑफ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ K1 एंड K2 आर सेम। आगे चलते हैं, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, सिंपल सी बात है मित्रों, P1 स्क्वायर बाई 2m, जस्ट अ सेकेंड, यस, K1 और K2 मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है मित्रों, तो हम लिखेंगे P1 स्क्वायर अपॉन में 2m1, P2 स्क्वायर अपॉन में 2m2। तो P1 बाई P2 हमें चाहिए, P1 बाई P2 हमें चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, रूट m1 बाई m2, रूट m1 बाई m2। m1 कितना है मित्रों, m1 था आई गेस 1 ग्राम, आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भी आंसर वही आएगा मित्रों, क्योंकि दोनों की पावर कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा, 1:3। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। थैंक यू दोस्तों।